हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिनेकल रेलवे साइंस की सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किया था और आज उससे आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सीरीज का एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज पूर्ण रूप से रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। आगे होने वाले एग्जाम जो साइंस पर बेस्ड है, उसमें ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी चल रहा है। अभी बायोलॉजी में 1 से 50 तक क्वेश्चन किए थे हम लोग। आज 51 से लेकर लगभग 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, मतलब आज भी 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाहिनिका और वाहिका। क्या हो जाएगा? वाहिनिका और वाहिका हो जाएगा। ठीक है, वाहिनिका और वाहिका। ठीक है, वाहिनिका और वाहिका जाइलम के मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और ये क्या करते हैं? पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल। ठीक है, अमरबेल क्या है? परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। परजीवी मतलब वो किसी दूसरे जीव पे आश्रय लिए हुए रहते हैं। ठीक है, आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। कार्बन की पूर्ति कहाँ से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है। और ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होता है? प्रकाश से होता है। ठीक है, ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन और ऊर्जा की पूर्ति होता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेरेनकाइमा। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होता है? तो पेरेनकाइमा। ठीक है, ये सभी आप याद रखिए। जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम फाइबर मतलब जाइलम तंतु, वाहिका और वाहिनिकी, ये सभी क्या है? जाइलम की कोशिकाएं हैं, जिसमें से पेरेनकाइमा भोजन के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहचर साथी कोशिका। ये जाइलम का एक घटक नहीं है, ये फ्लोएम का घटक है। ठीक है, जाइलम का घटक कौन कौन सा है? तो जाइलम का घटक है वाहिका, वाहिनिका और जाइलम पेरेनकाइमा। ये सभी क्या है? जाइलम के घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम उलक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसमें ए बी सी डी इंडिकेट किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो ए क्या है आपका? ए आपका चलनी रोम है। ठीक है, ए क्या दिखा रहा है? चलनी रोम। बी क्या दिखा रहा है? बी दिखा रहा है सहयोगी कोशिका। सी दिखा रहा है फ्लोएम पेरेनकाइमा और डी दिखा रहा है चलनी ट्यूब तत्व। ठीक है, तब फ्लोएम से संबंधित है, तो इसमें से सहयोगी कोशिका जो ये है ना आपका बी वाला भाग, ये क्या है? फ्लोएम से संबंधित है, सहयोगी कोशिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बी यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का जो उत्पाद के रूप में आता है वो क्या रहता है? अपशिष्ट उत्पाद रहता है। ठीक है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के डैश होते हैं तो युत कर्मानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या? युत कर्मानुपाती होता है। यानी वायुमंडलीय दाब जब बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाता है, और जब वायुमंडलीय दाब जब घटता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है।
मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद जो ग्लूकोज बनता है ना, उसमें से कुछ ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यही रीजन है कि इस प्रक्रिया में स्टार्च की उपस्थिति को मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन के किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद जो भोजन बन जाता है ना, तो उस भोजन को पूरे भाग पौधे के पूरे भाग में पहुंचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बने हुए भोजन के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 61 नंबर, पौधों के पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। जल द्वारा पहला ऑप्शन क्या है, जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। पौधे जल का उपयोग सामान्यतः रूप से जड़ क्षेत्र के मिट्टी में करते हैं। कौन सा गलत है, आपको छांटना है। तो यहाँ पे देखिए, पौधे जल का उपयोग सामान्यतः रूप से जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं, ये तो सही है। अगला है, हर हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं। हरे पौधे जो है कार्बन कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। ठीक है। आगे क्या बोला गया 4 नंबर में, आयरन और मैंगनीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, तो ये भी सही है। इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला देखिए, जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया को स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, मतलब भोजन जब बन जाता है ना, तो उसका परिवहन जो होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल की जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों तक ले जाया जाता है, उसे हस्तांतरण कहते हैं। ये तो गलत है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने हस्तांतरण के बारे में क्या बताया यहाँ पे, कि जब भोजन बन जाता है ना, तो उसका परिवहन जो होता है वो अति सभी दिशाओं में होता है ना पौधों में, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है हस्तांतरण। यहाँ पे भोजन का बात हो रहा है। यहाँ बोला गया कि जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों तक ले जाता है ना जल, ये हस्तांतरण है, तो ये गलत है। अगला क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, तो ये सही है ना। ये क्या है, सही है। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, बाकी गलत है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट में होता है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है, तो ये बात तो सही है ना, प्रकाश ऊर्जा सॉरी प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा है, प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, ये भी सही है। तो गलत आंसर कौन है, पहला नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट में होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, इसलिए क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो आपको एक बात पहले ही पता है कि ऑक्सीजन क्या प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ठीक है, उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये कोई मतलब क्रिया नहीं निभाता है, तो ये इसका उत्पाद है। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होगा अपने हटा दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या ऑक्सीजन है ना, तो ये नहीं है। दूसरा में भी क्या है, ऑक्सीजन है, ये भी नहीं हो गया, ये दोनों गलत हो गया। ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या, गलत है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन तो उत्पाद है ना, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्या है, प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड जल ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड
जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम दर्शाता है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का है ना जो चरण दिया गया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन पहले होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, मैंने पहले सी होगा। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण के बाद उसको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन है, बी है, मतलब सी और बी। सी और बी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो ए नंबर स्टार्ट है, मतलब सी बी ए डी, ये राइट आंसर है। फिर भी अगर देख लेते हैं, पहला तो हो गया क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा हो गया प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और इसके बाद कौन सा स्टेप है, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, जल के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजन, और लास्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। ठीक है, पीछे मिला था ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था। मैंने बोला था यहाँ पे ऑक्सीकरण क्या हो, गलत है, यहाँ पे अपचयन होगा। यही चीज़ आगे दिया हुआ है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना, यानी सी बी ए डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फलों में। अगला क्वेश्चन क्या है, मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत पोषी, यानी सेप्रोट्रोफिक। क्या है, सेप्रोट्रोफिक। मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृत पोषी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O। यहाँ पे क्या है, प्रकाश और क्लोरोफिल का जरूरत होता है, इससे उत्पाद क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस जल के 6 अणु और यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 अणु। तो यहाँ बोला जाता है ना कि उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन जल के 6 अणु बनते हैं ना, वो कितने से बनते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 12H2O, कितना, 12H2O से बनता है 6H2O। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान 12H2O से जल के 6 अणु बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर। स्वपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई है, दिए गए कथनों में से कौन सा स्वपोषियों के संबंध में गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं 70 नंबर का। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, तो ये करेक्ट है। इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है, मतलब स्वपोषी को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तीसरा है, स्वपोषियों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, बिल्कुल होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेते हैं और प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, तो ये भी सही है। चौथा ऑप्शन में बोला गया है, तुरंत उपयोग नहीं किया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, तो ये गलत है। तुरंत उपयोग किया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, उपयोग नहीं किया जाने वाला स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन गलत है। इनमें से बोला कौन सा गलत है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं का दिखाता है, नीला तीर जो है जाइलम वाहिकाओं का दिखाता है, ठीक है, के माध्यम से परिवहन को निरूपित करता है, और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करता है। तो कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा को निरूपण करता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जाइलम जाइलम का जो गति होता है कैसा होता है, एक दिशीय होता है, और फ्लोएम का गति कैसा होता है, वो उसका द्विदिशीय होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें से किसा एक दिशीय है, तो नीला वाला कौन सा है आपका, नीला वाला जाइलम है, ठीक है, तो ब्लू वाला जाइलम है, एक दिशीय है, ये सही है। लेकिन रेड वाला क्या है आपका, फ्लोएम है, फ्लोएम तो द्विदिशीय है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल इसका है, तो यहाँ भी दिया हुआ है सिंगल दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, जाइलम वाला क्या है, जाइलम मतलब नीले वाला क्या है, एक दिशीय है, और यहाँ पे फ्लोएम वाला क्या है, द्विदिशीय है, तो यहाँ पे देखिए दोनों दिशा दिखा दिया, मतलब ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी सिंगल सिंगल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जाइलम को भी द्विदिशीय दिखा दिया गया है, और फ्लोएम को भी द्विदिशीय दिखा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, चित्र बी।
क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः डैश में चली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कलियां। यानी वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः कलियों में चली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। तो जड़ें मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती है। ठीक है। यानी पादप की जो जड़ कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जो होती है ना, वो कहाँ से लेते हैं? तो नीचे जो मिट्टी के कण होते हैं उससे लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्लोएम में। कहाँ मिलेगा? फ्लोएम में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया? फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। ये तो यहीं पे गलत दिख गया, क्योंकि फ्लोएम में जो परिवहन होता है उसमें एटीपी का होता है उपयोग। ठीक है। बताया था ना एटीपी का उपयोग होता है। तो ये जीटीपी और एसीटीपी का उपयोग होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। ये वाला गलत है। तो मतलब यही ऑप्शन सही है इसके हिसाब से। आगे क्या देख लेते हैं। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। ये सही है। फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपभोग एटीपी द्वारा होता है। अभी जस्ट बोले फ्लोएम में जो परिवहन होता है ऊर्जा का उपभोग एटीपी द्वारा होता है, ना कि जीटीपी और सीटीपी द्वारा होता है। तो ये वाला सही है। सुक्रोज के कारण प्रासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। तो ये भी सही है। मतलब कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? ठीक है। तो यहाँ समझते सबसे पहले यहाँ बात हो रहा है जल के परिवहन का। तो जल के परिवहन का बात हो रहा है, मतलब वहाँ पे फ्लोएम तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्लोएम का काम जल का परिवहन करना नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपका यहाँ भी फ्लोएम दिख रहा है, यहाँ भी फ्लोएम दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इसमें कहीं फ्लोएम दिख रहा है क्या? फ्लोएम दिख रहा है, यहाँ है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जल के परिवहन का बात हो रहा है तो फ्लोएम उसमें आएगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं, फ्लोएम आ रहा है क्या? बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्लियर है कि इसमें चौथा नंबर ऑप्शन सही है। देख लेते हैं जल के परिवहन का सही ढंग क्या है। सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी से आता है कितना किधर? मूल रोम में, उसके बाद मूल बलकुट में, उसके बाद मूलों का जाइलम में, इसके बाद तने का जाइलम में, इसके बाद पत्तियों का जाइलम में। ये हो जाएगा आपका सही चरण। क्लियर है? आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? आपको बताना कौन सा प्रक्रिया नहीं होती है। तो पहला होता है जल के अणुओं का विभाजन, बिल्कुल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में होता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन का अवशोषण होता है क्या? नहीं, ऑक्सीजन तो उत्पाद के रूप में आता है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण कैसे होगा? तो ये प्रक्रिया क्या नहीं होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अलावा निम्न सभी पादपों पौधों में रेशेदार जड़ी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुकंदर। चुकंदर के अलावा जितने भी ये तीन ऑप्शन दिए गए ना, सभी पादप यानी पौधों में रेशेदार जड़ें होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर। ग्लूकोज अणु डैश में टूट जाता है। तो ग्लूकोज अणु पायरुविक अम्ल अम्ल में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर। गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। तो गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सनलाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन, यानी फोटोट्रोफिज्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 83 नंबर। पौधों में ऊर्जा की मौलिक स्रोत क्या है? तो पौधों में ऊर्जा के मौलिक स्रोत क्या हो जाएगा आपका? सूर्य की प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पौधों में ऊर्जा का
मौलिक स्रोत है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? उस वर्णक का नाम बताइए जो पौधों को हरा रंग देता है। तो पौधों को हरा रंग देता है क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग का प्रकाश परास प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा प्रकाश का रंग है जो सबसे कम प्रभावित करता है? तो हरा रंग सबसे कम प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों में तना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? आंवला किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन सी का आंवला प्रचुर स्रोत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों के निर्माण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों के निर्माण से संबंधित है? तो राइजोबियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं? तो पौधे मिट्टी से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो क्या है? अनाज। अनाज विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है। तो ऑस्मोसिस में, यानी प्रासरण के द्वारा मिट्टी के जड़ों के रेशों में पानी प्रवेश करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी फलियां, यानी दलहन या फलीदार पौधे जो है हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण स्वयं कर सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशा डाइटरी फाइबर का एक उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है। सेलुलोज क्या अघुलनशील आहारीय रेशा का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो केले में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित पौधे की कोशिका का प्रसारण के द्वारा जल कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित पौधे की कोशिका का प्रसारण के द्वारा जल कम हो जाता है और वह सिकुड़ जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या है? हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करता है? तो ज़्यादातर क्या प्रदान करता है? ऑप्शन सी फ्लोराइड प्रदान करता है। ठीक है। मतलब हमारे भोजन में जो मौजूद होता है कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय, ये ज़्यादातर हमें कौन सा तत्व प्रदान करता है? तो फ्लोराइड प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? तो पोटेशियम प्रदान करती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त हो जाती है? तो ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन वायु में मुक्त हो जाती है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि ये उसका एक उत्पाद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और सौर ऊर्जा को ही आगे जाके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। आज लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। थैंक यू।